सही बता, किधर है? लाइट जलाओ। पता किधर है? बता। चलो मजदूर, खुदाई शुरू करो। एम्बुलेंस कॉल करो। जी सर। सारा सामान कब्जे में ले लो। सर, कल से इनकी बहन लापता है, ये रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। बैठे। जी बोले। साहब, हमारा बहन कल दोपहर घर से गायब है। क्या मतलब, घर से गायब हो गई? नहीं साहब, पड़ोसन के साथ गया था। पड़ोसन तो आ गया मगर हमारा बहन अभी तक नहीं आया। ओ खान साहब, तो पूरी बात तो बताया करो यार। खैर, नाम बताओ। अब्दुल रहमान साहब। वो अल्लाह के बंदे, बहन का नाम बताओ। सब गुलजां। ठीक है, हम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। आप घर जाइए, अपने अजीज रिश्तेदारों में देखें, हो सकता है शायद कहीं नाराज होकर चली गई हो। नहीं साहब, नाराज़गी नहीं है। अपना बच्चा लोग को घर पे छोड़ के गई है और कह के गया था कि अभी हम आता है। तो रिपोर्ट दर्ज करवाने तुम क्यों आए हो? इसका शौहर कहाँ है? सब उसका खावन दुबई में है। और ख़ुद कहाँ रहती है? सब वो सुल्तानाबाद में। किसके साथ? सब इधर वो अपने बच्चा लोगों के साथ रहता है और हम उसका ख्याल करता है। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। जैसे कोई इत्तला मिलती हो तो आपको बता देंगे, और आपको जैसे कोई इत्तला मिले तो आप हमें फ़ौरन बता दीजिएगा। ठीक है सर। साबिर शाह। यस सर। इनका प्रॉपर फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख लो। ठीक है खान साहब, आप जा सकते हैं। चलिए खान बड़ी साहब। मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। 26 जुलाई 2011 को अब्दुल रहमान नामी शख्स ने जैक्सन थाने में आकर इत्तला दी कि उसकी बहन गुलजहान 25 जुलाई को साजिदा परवीन नामी अपनी पड़ोसन के साथ घर से निकली थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा। अब्दुल रहमान ने पुलिस को मज़ीद बताया कि उसका बहनोई दुबई में नौकरी करता है और वो यहाँ सुल्तानाबाद के इलाके में अपने बच्चों के साथ रहती थी और अब्दुल रहमान का अपनी बहन के घर अक्सर व बेशतर खैरियत मालूम करने के लिए आना जाना रहता था। पुलिस का ख्याल था कि गुलजहान अपने किसी रिश्तेदार के घर ना चली गई हो, इसलिए पुलिस ने अब्दुल रहमान के बयान के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया
और मगर जब वक्त गुजरा तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा नंबर 488/2011 दर्ज करके साजिदा परवीन से इस हवाले से पूछगछ की। बेबी, आपका नाम? साजिदा परवीन। गुलजहां को कब से जानती हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया। एक दूसरे के घर आना जाना भी होगा? जी साहब, वो हमारा पड़ोसी था, इस वास्ते हम उसके घर जाता था। 25 जुलाई को आपके साथ गई थी, तो आप लोग कहाँ गए थे? साहब वो हमारे साथ घर से तो निकला था, फिर वो बाहर जाके हमको बोला कि हमको बाज़ार जाना है। वो अकेला चला गया, हम अपने घर आ गया। उसके बाद मुलाकात हुई? नहीं साहब, फिर हमने उसको नहीं देखा, हम समझा कि वो घर आ गया होगा। और कोई बात जो आपको उसके बारे में मालूम हो या उसने बताया हो कि वो कहाँ जा रही है? नहीं साहब, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। ठीक है बीबी, उसके बारे में जैसे ही कोई इत्ला मिले तो फ़ौरन हमें इत्ला दें। जी ठीक है साहब, ठीक है। ले जाओ इन्हें। ठीक है सर, चलें बीबी। पुलिस का ख्याल था कि गुलजहान और साजिदा परवीन चूँकि दोस्त भी हैं और पड़ोसन भी थी, शायद साजिदा परवीन से गुलजहान के बारे में कुछ मालूम हो सके, मगर ऐसा ना हो सका। इसलिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और गुलजहान के बच्चों से उसके बारे में मालूमात हासिल की। आइए साहब, आइए बैठो साहब। बच्चों को बुलाइएगा। अभी लेके आया बच्चा लोग। आओ बच्चा लोग, आओ आओ बेटा, शाबाश। क्या नाम है आपका? फातिमा गुल। और आपका? करीम गुल। बैठिए, अभी बैठ जाइए। वेरी गुड। अम्मी याद आती है? बहुत याद आता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन आता है? हमारा मामू आता है। और कोई आता है? नहीं, और कोई नहीं आता, हमारा अब्बा बहुत दूर है। अच्छा ये बताओ कि अम्मी किसके साथ गई थी? अम्मी बाजी परवीन के साथ गई है। अम्मी क्या बोल कर गई थी? अम्मी बोल के गई थी, मैं बाजी परवीन के साथ बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। बहुत प्यारा बच्चा है। गुलजहां के पास मोबाइल तो होगा? हाँ सर, मोबाइल तो था, हमने भी फ़ोन किया था मगर बन जाता है। उसका नंबर लिखवा दे। जी साहब। गुलजहां के पास मोबाइल कब से है? साहब उसका खावन दुबई से आया था तो उसको नया दिला के गया था। फिर तो उसका डिब्बा भी होगा। हाँ साहब, हो सकता है, होगा। देखना मिल जाए तो मुझे थाने पहुंचा देना। ठीक है साहब, हम आज से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। साहब बैठो, ठंडा मंडा लेके आता है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस का ख्याल था कि साजिदा परवीन या गुलजहान के बच्चों से कुछ मालूमात उसके बारे में हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा मज़ीद बढ़ाया और गुलजहान के मोबाइल फ़ोन का नंबर और IMEI नंबर CPLC को फराहम किया। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद जब इस केस में कोई पेशरफ ना हुई तो ऐसा महसूस होने लगा कि दीगर केसेस की तरह ये केस भी सरखाने की नज़र हो जाएगा। मगर 27 दिसंबर 2011 को अचानक जब CPLC की जानिब से जैक्सन इन्वेस्टिगेशन पुलिस को फ़ोन किया गया। हेलो थाना जैक्सन। जी बोल रहा हूँ। जी बोलें। जी बताएं। जी अच्छा जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो साबिर शाह, मेरे कमरे में आना ज़रा। यस सर। साबिर शाह, फौरन गाड़ी तैयार करो, हमें अभी सुल्तानाबाद रेड करना है, फटाफट। ठीक है सर।
दरवाजा खोले। क्या नाम है तुम्हारा? रहमतुल्लाह मेरा नाम। रहमतुल्लाह नाम है? हाँ, बाहर आओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तलाशी लो उसकी फटाफट, चलो। भाई हमने खरीद। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और कुछ वेपन तो नहीं है। चलो डालो गाड़ी में। भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? चलो हाँ, चलो। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? चलो हाँ, चलो। 22 तारीख को ये पता चला कि इस मुकदमे में जो मुसम्मात अगवा हुई थी, केस हुआ था जिनका, उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था जो नहीं मिला था। तो उस मोबाइल फ़ोन का वो CPLC को दिया हुआ था, तो CPLC ने उस पर वो वर्क किया और ये नंबर ट्रेस कर लिया, MI नंबर से जो है वो मुहिब्बुर रहमान नाम का शख्स जो है वो ट्रेस हुआ। तो उसको CPLC में बुला के उन मुद्दई मुकदमा के सामने उन्होंने वो देखा, वो शनाख्त कर लिया। CPLC से मैंने वो मोबाइल जो है वो मंगवाया। तो उन CPLC के नुमाइंदे ने 23 तारीख को मुझे मोबाइल फ़ोन ला के दिया। वो मैंने अपने मतलब कब्ज़े में लिया लिखा पढ़ी में, और उसके बाद फिर मैंने मुद्दई मुकदमा को साथ लेके रेड किया, मुलज़म मुहिब्बुर रहमान को गिरफ़्तार किया। ओए चल सीधा खड़ो साहब के सामने। गुलजार कहाँ है? साहब खुदा का कसम, मैं किसी गुलशान के बारे में नहीं जानता साहब। तो ये मोबाइल तेरे बाप का है? तेरे पास कहाँ से आया ये? साहब ये हमने दुकान से खरीदा है साहब। कौन सी दुकान से खरीदा? क्या काम करता है तू? यही काम करता है, औरतों का मोबाइल इस्तेमाल करता है, उनको अगवा करता है। इसकी आंखें देखो, शक्ल से ही पक्का लगता है ये शराफत से नहीं बताएगा। सर इसको मेरे हवाले कर दे, बेटा इसकी बोटी बोले। साहब मैं सच बोलता साहब, मैं किसी गुलजान को नहीं जानता साहब। बेटा मुझे पता है कितना बड़ा सच्चा पीर है तू। 2 महीने से तेरी तलाश थी हमें। अच्छा ये बता कि तूने उसे आगे भेज दिया या मार दिया है? साहब कसम से साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं बताएगा तू, बगैर हड्डियों की शिकायत के नहीं बताएगा तू। साबिर शाह यस सर। ले जाओ इसको और इसकी हड्डी बस लिया कर दो। नहीं साहब, हम दुकान से खरीदा था। अरे तेरे नहीं बोलेंगे। पुलिस के मुताबिक हर मुजरिम की तरह रहमतुल्लाह भी पुलिस को डॉज देता रहा और अपने आप को बेकसूर साबित करता रहा, लेकिन पुलिस की जो रिवायती तरीक़ा तफ्तीश है उसके सामने आखिर वो बेबस हो गया और फिर उसके सामने सर्च के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रहमतुल्लाह के इंकिशाफ की रोशनी में पुलिस को ये पता लगा कि अगवा का ये मरकज़ी किरदार जो था वो साजिदा परवीन थी, जो कि गुलजहान की पड़ोसन थी, और उसमें उसका साथ एक नियाजी नामी शख्स ने दिया जिसकी साजिदा परवीन से दोस्ती थी। रहमतुल्लाह के बयान की रोशनी में पुलिस ने साजिदा और जाकिरुल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उनसे फिर तफ्तीश की, और इस दौरान तफ्तीश के दौरान साजिदा परवीन ने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया। नियाजी से क्या ताल्लुकात है तेरे? साहब वो मेरा मालिक मकान था साहब। मालिक मकान तो था ही तेरा, और भी कोई रिश्ता था ना उसके साथ? वो मेरा साहब, वो शर्म तो तुझे आती नहीं है? शादीशुदा होकर भी तूने दोस्त रखा हुआ है, और वो भी तो तेरी दोस्त थी जिसको तूने अगवा करवाया था। साहब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया साहब, मुझे माफ कर दो साहब। साहब आइंदा ऐसे नहीं होगा। गलती हुई है तो भुगतनी भी पड़ेगी। हमको सब रहमतुल्लाह और जाकिरुल्लाह ने सच सच बता दिया है, इसीलिए अब तुझे भी जो पता है सब सच सच बता दे। साहब हम आपको सब कुछ साफ साफ बताएगा साहब।
पुलिस ज़राए के मुताबिक गुल जहां का शौहर जरीन गुल दुबई में नौकरी करता था और माकूल आमदनी कमाता था और ठीक ठाक वो पैसे यहाँ कराची भेजता था अपने बीवी बच्चों के लिए, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल थी और ठाट बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन साजिदा परवीन गुलजहान की पड़ोसन थी और उसने उसकी ठाट बाट देख कर हसद में उससे फिर दोस्ती की। क्यों मारता बहन को? कौन आ गया? आता है। आ जाओ बहन, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हमने सोचा हम कैसा पड़ोसी है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इस वास्ते हम तुम्हारे घर आ गए। बहुत अच्छा किया, आओ बैठो, इधर बैठो। वैसे तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, ये सब बड़े शहरों का रवाज है, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। हमारे मुल्क में तो सब एक दूसरे को जानता, मिलता जुलता, और यहाँ तो किसी को पता भी नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम इधर आ गया, हमें बड़ा खुशी हुआ। वैसे हम तो जब तक सबसे मिल नहीं लेता हमारे दिल को चैन नहीं आता है। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और सजाया हुआ भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। ये सोने का है? हाँ, ये सब कुछ सोने का है। तुमको पता है हमें सोने के अलावा कोई और जेवर पहनने का दिल नहीं करता, और हमारा खाविन वो तो कहता है सोना ही पहनो, नकली पहनने भी नहीं देता। तुम्हारा खाविन तो तुम्हारा बहुत ख्याल करता। हाँ, हमारा बहुत ख्याल करता। वैसे तुम्हारा खाविन काम क्या करता है? हमारा खाविन दुबई में होता है, उधर नौकरी करता। दुबई में? हाँ। दुबई में तो बहुत पैसा होता। हाँ। और इस घर में तुम अकेली रहती हो? हम रहता तो अकेला है, लेकिन हमारा भाई आता जाता है। अच्छा, तुम हमारे घर आया करो, हमारा खाविन काम पे जाता, हम अकेला रहता। हम जरूर आएगा। अच्छा, अब हम चलता बहन। अरे नहीं, बैठो बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता अच्छी सी। नहीं, हम बाद में जरूर आएगा, अभी हम जाता है। जरूर आना, लेकिन आप भी जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज। साजिदा परवीन एक चालाक औरत थी और उसे ये मालूम था कि गुलजहां के पास उसका शौहर दुबई से पैसे भेजता है। साजिदा परवीन एक चालाक औरत थी और उसे ये मालूम था कि गुलजहां के पास उसका शौहर दुबई से पैसे भेजता है। साथ बाजार भी जाते थे और गुलजहां साजिदा परवीन को कपड़े भी दिलाती थी। और साथ ही उसने फिर रकम की भी लेन देन शुरू कर दी और अक्सर वो गुलजहां से साजिदा परवीन रकम उधार लेती थी, जो कि वो कभी उससे वापस नहीं मांगती थी। साजिदा परवीन और उसके शौहर की उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, जिसकी वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकी और अक्सर इन दोनों के दरमियान में झगड़ा भी जारी रहता था। साजिदा परवीन का मालिक मकान एक नियाजी नाम का एक शख्स था जो इसी इलाके में रहता था और उसका ईंटों का थल्ला था।
साजिदा परवीन और नियाजी की दोस्ती भी थी और वो अक्सर उसके घर भी जाया करती थी। क्या बात है, हम तुम्हारा 2 दिन से इंतजार में था। खैर तो है? खैर ना होती तो मैं कैसे आती? मैं समझा शायद तुम्हारे बुड्ढे ने तुम पे पाबंदी लगा दी है। बुढ़ा पाबंदी लगाएगा? बस बच्चों में ही टाइम नहीं मिला, बच्चों को भी तो देखना पड़ता है ना। यार छोड़ो छोड़ो, अभी कल हमने तुमको खुद बाजार जाते हुए देखा है। तुम्हारे साथ एक खूबसूरत औरत भी था, इस वास्ते हमने तुमको इधर नहीं बुलाया। खूबसूरत औरत पे तो तुम्हारा बहुत जल्दी नजर जाता है। ओए नहीं मेरा बुलबुल, तुमसे ज्यादा भी कोई खूबसूरत हो सकता है। बस ये बताओ वो था कौन? हमारा पड़ोसन था, उसी के बारे में तो तुमसे बात करनी है। अच्छा तो फिर बोलो बोलो, क्या बात है? उसका खाविंद दुबई में है, हो उसके पास बहुत पैसे हैं। साजिदा परवीन गुलजहां से अक्सर पैसे लेती थी और वो उसके लिए एक सोने की चिड़िया थी और वो ये नहीं चाहती थी कि ये सोने की चिड़िया उड़े, इसलिए इन्होंने मिलकर एक मकरू मंसूबा बनाया। मेरी जान तुम फिक्र मत करो, बस तुम एक बार उसको इधर लाओ, हमसे दोस्ती कराओ, फिर तुम देखो। बस जैसा हमने कहा है वैसा करो, फिर देखो वो हमारे हाथ से किधर भी नहीं जाएगा। मेरा जान तुम एक दफा लाओ तो सही, फिर हम जाने, तुम्हारा सहेली जाने। बस ऐसा ना हो कि तुम हमको भूल जाओ। हम तुम्हारे को कैसे भूल सकते हैं? तौबा तौबा तौबा। बस एक बार तुम हमारा उससे मुलाकात कराओ, बस फिर मजा देखो। साजिदा परवीन बड़ी होशियारी के साथ गुलजहां के गिर्द घेरा तंग करती रही और जिसके तहत उसने नियाजी के बारे में गुलजहां को बताया और उससे उसकी दोस्ती के बारे में बताया और वो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से गुलजहां को अपनी मुट्ठी में कर ले। साजिदा परवीन चाहती थी कि गुलजहां उसकी मुट्ठी में रहे और वो उससे पैसे ऐंठती रहे और फिर इसका एक दिन उसको मौका मिल गया। जब वो बाज़ार से वापस आ रही थी तो वो उसे नियाजी के पास मिलाने के लिए ले गई। ये किसका घर है? ये हमारा दोस्त का घर है। आओ बैठो, चादर वादर उतारो। दोस्त का घर? कौन से दोस्त का घर? अरे तुम्हें बताया था ना, हमारा मालिक मकान नियाजी। अच्छा, ये उसका घर है। ओह, ये उसका घर है। तुमको इधर डर नहीं लगता? और छोड़ो यार, जिंदगी एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। हमको तो तुम्हें देख के तरस आता है। हमको देख के क्यों तरस आता है? अब देखो ना, तुम्हारा खाविंद दुबई में नौकरी करता, 2 साल बाद आता, वो भी 1 महीने के लिए। तुम्हारी ये जवानी यूं ही खत्म हो जाएगी। ओह, ये तुमने अच्छा किया, हमको प्यास भी बहुत लगा था। आओ आओ बैठो ना, बैठो। हाँ बैठो बैठो। ये हमारा सहेली है, बल्कि हमारा बहन है। इसका खाविंद दुबई में नौकरी करता है, पैसे हर महीने भेजता है, मगर कुछ साल बाद आता है। अच्छा अब ऐसा करो, हम जाते हैं, हमें कुछ काम है, तुम ये पियो, हम अभी आते हैं। हम अभी आते हैं, तुम बैठो, अपना ही घर है, आराम से बैठो। अच्छा जल्दी आ जाना।
साजिदा परवीन ने अपनी प्लानिंग के तहत गुलजहां और न्याजी को करीब होने का मौका दिया और वो इस बात पे खुश थी कि उसकी प्लानिंग कामयाबी की तरफ जा रही थी और वो जो उसने मंसूबा बनाया था वो कामयाब होता हुआ उसे नज़र आ रहा था। और इसी बिना के ऊपर साजिदा परवीन और गुलजहां मज़ीद करीब हो गए एक दूसरे से। और दूसरी तरफ नियाज़ी भी गुलजहां से रकम बटोरने लगा। यूँ साजिदा परवीन और नियाज़ी दोनों गुलजहां से पैसे लेने लगे। सब काम साजिदा परवीन की प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था और साजिदा परवीन और नियाज़ी गुलजहां के शौहर की जो कमाई थी वो उसे लूट रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी खौफ था कि कहीं ये सोने की चिड़िया उनके हाथ से ना निकल जाए। इसके लिए उन्होंने गुलजहां को ब्लैकमेल करने का भी मंसूबा बनाया। तकरीबन 6 माह तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर गुलजहां और नियाज़ी के दरमियान में कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए और गुलजहां नियाज़ी से कतराने लगी और उससे मिलने से कतराती रही, जिसके बाद नियाज़ी उसके पीछे लग गया, उसकी टो में लग गया और फिर एक रोज़ गुलजान ने नियाज़ी से आंखें बदली तो वो उसकी खोज में लग गया और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसे ये मालूम हुआ कि गुलजान के अपने महल्ले में ही एक और शख्स के साथ उसके मरासिम हो गए थे, जिसका उसे काफ़ी मलाल हुआ। गुलजान के अपने महल्ले में ही एक और शख्स के साथ उसके मरासिम हो गए थे, जिसका उसे काफ़ी मलाल हुआ। वो गुल को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था और प्लानिंग के तहत साजिदा परवीन गुलजान को नियाज़ी के पास ले गई। वो बहुत अच्छा इंसान है और तू सोच उसने तेरा कितना साथ दिया है, तेरा कितना ख्याल रखा है भाई उसने। हमको समझाने का जरूरत नहीं है, नहीं जाएगा मुझसे मिलने, बता रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज चलते हैं हम, आइंदा नहीं जाएगा, बता रहे। फातिमा गुल, फातिमा गुल, बेटा हम परवीन बाजी के साथ बाजार जा रहे हैं, ठीक है? तुम दरवाजे का कुंडी लगा लेना और तुम बहन को नहीं मारना, तंग नहीं करना जरा सा। बोलो, हमारे को इधर क्यों बुलाया? नियाज़ी तेरे मिलने के लिए उदास था, तेरा रोज रोज पूछता था, इसीलिए हमने सोचा तेरा मुलाकात ही हो जाएगा। हमने बोला गुलजान हमसे कोई गलती हो गई तो हम माफी मांग लेगा, इस वास्ते तुमको इधर बुलाया है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसी वास्ते अभी नहीं आ सकता। गुलजान दोस्तों के वास्ते तो टाइम निकालना पड़ता है। आज तो हम इसके कहने पे आ गया, लेकिन आइंदा नहीं आएगा। हमारा छोटा छोटा बच्चा भी है, उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। बच्चा तो पहले भी था, कोई नवा नहीं हुआ है। मेरा मर्जी अब नहीं आएगा। अच्छा अच्छा बस करो, गुस्सा नहीं करो, चादर वादर उतारो, आराम से बात करो। नहीं नहीं बस हम ठीक है, अब हम जाते हैं। देखो गुलजान, तुम्हें इधर तो आना पड़ेगा। आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? तुम्हारा बदमाशी है क्या? नहीं आएगा। हमारा बदमाशी है? ये देखो ये तस्वीर, तुम नहीं आएगा तुम पूरे महल्ले को दिखाएगा। देखो इसको, देखो इसमें क्या है। क्या है इसमें?
और हम तुम दोनों की कहानी पूरे मोहल्ले को सुनाएगा जाके। और तू, तेरे तो हम खाविंद को बताएगा कि तू कितना जलील है, तू उसके पीछे क्या कर रहा है। ये बकवास बंद करो गुलजान। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलता है कि तुम हकीम खान के साथ फंसा हुआ है? हमने खुद तुमको मोटरसाइकिल पे उसके साथ जाते हुए देखा है। हमारा जिसके साथ जिल जाएगा हम जाएगा। बकवास बंद करो। तुम बड़ा पाक साहब बना फिरता है, तुम्हारा खाविंद ना दुबई में काम करता है और तुम यहाँ ऐसे करता फिरता है। शर्म नहीं आती तेरे को? हमारा मर्जी हम जिसके साथ भी मिले, तुम क्या हमारा बाप लगते है? हमारे बाप तक पहुंचेगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तफ्तीशी अफसर ने हमें बताया कि CPLC की इत्तला पर जब उन्होंने सुल्तानाबाद में छापा मारा और रहमतुल्लाह को पकड़ा तो इब्तिदाई तौर पर वो आएँ बाएँ शाएँ करता रहा और वो कोई तफसीलात बता नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो रहमतुल्लाह ने बताया कि वो और जाकिर नियाजी के थल्ले पर ब्लॉक बनाने का काम करते थे और 25 जुलाई को नियाजी ने हमें खुदाई का सामान लेकर अपने घर बुलवाया और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक काम करो, इधर ऐसे 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 6 फीट का और 5 फीट गहरा गड्ढा मारो। शाबाश, जल्दी करो। उस्ताद बहुत परेशान नजर आ रहा है। यार परेशानी को छोड़ो, हम जैसा बोलते हैं ऐसे करो। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश, जल्दी करो। हाँ इसको भाईजान थोड़ा जल्दी करो यार। बस बस बस, अभी ठीक है, ठीक है। अभी तुम लोग जाओ, शाबाश, बस ठीक है। हाँ वाह, हम तुम्हारे को पैसे देते हैं। ये 300 तुम्हारा हो गया, ठीक है? ये 300 तुम्हारा हो गया, जाओ। उस्ताद खैरियत तो ये खट्टा मट्टा यार इसके अंदर पीतल तांबा दबाएगा। साजिदा परवीन ने पुलिस को बताया कि गुलजान के कत्ल के बाद नियाजी ने उसे भी ये कहा था कि तुम खामोश रहो और वो इस तमाम वाक़यात को, तमाम शवाहिद को छुपा देगा और इस सारे मामले को वो खुद टैकल कर लेगा, जिसके बाद मैं वहाँ से चली गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और चूँकि पूरे वाक़यात के दौरान, इस पूरे कत्ल में, इस जुर्म के दौरान साजिदा परवीन का इंतहाई अहम किरदार ज़ाहिर हुआ है, जिसमें गुलजान को नियाजी के साथ दोस्ती कराना, उसे उसके घर तक लेके जाना, उससे पैसे लेना, तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही थी कि साजिदा परवीन इस पूरे वाक़ये में बराह रास्त मुलव्विस है। 27 तारीख को कब्र कुशाई हुई। उस कब्र कुशाई के दौरान जो है वो नाश बरामद हुई। जब नाश बरामद हुई तो उसको शनाख्त किया उसके बेटे ने, उसके शौहर ने, कि भाई ये जहाँज़ेबा की नाश है। फिर उनको वो हमने उनके हवाले की, उसको कफन दफन के लिए वो ले गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये दोनों मुल्जिमान नियाजी की तमाम हरकत से वाकिफ़ थे और वो इस जुर्म के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते थे और उन्हें किसी सूरत बेकसूर करार नहीं दिया जा सकता। मुकदमे में जो मुसम्मात अगवा हुई थी, केस हुआ था जिनका,
उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था जो नहीं मिला था। उस मोबाइल फ़ोन का वो CPLC को दिया हुआ था, तो CPLC ने उस पर वो वर्क किया और ये नंबर ट्रेस कर लिया, MI नंबर से जो है वो मुहिब्बुर रहमान नाम का शख्स जो है वो ट्रेस हुआ। 23 तारीख को मुहिब्बुर रहमान को गिरफ़्तार किया, फिर 24 को उसका मैंने रिमांड लिया। रिमांड लेके इंट्रोगेशन की, जो उसने बतलाया कि ये जो मोबाइल फ़ोन था मुझे मेरा ठेकेदार है नियाज़ मोहम्मद उर्फ नियाज़ी, उसने दिया था। और इस तरह CPLC ने सिर्फ 1 सेकंड की टेलीफोन कॉल ट्रेस करके इस कत्ल की वारदात का राज फाश कर दिया। पुलिस ने मजीद बताया कि उन्होंने रहमतुल्लाह की निशानदेही पर साजिदा परवीन और जाकिरुल्लाह को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर नियाज़ी फ़रार हो गया। और नियाज़ी के घर पर जब छापा मारा गया तो उसके मकान के अंदर मदफून गुलजहां की लाश थी, जो कि पुलिस ने बरामद कर ली। कोई काबिल दस्त अंदाजी जुर्म किसी भी पाकिस्तानी शहरी के सामने हो रहा है, वो देख रहा है उसको, तो उसकी इतला अपने मुतलका मजिस्ट्रेट को करे या थाने को करे। उसको जब वो छुपाएगा, नहीं बताएगा, तो ये जुर्म है। चूँकि नियाज़ी को पुलिस के छापे की खबर मिल गई थी और उसको ये पता लग गया था कि सारा राज फाश हो गया है, वो कराची से फ़रार होकर पेशावर चला गया है, लेकिन पुलिस उम्मीद कर रही है कि उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेलसी एक ऐसी फीलिंग, ये एक ऐसा नेगेटिव इमोशंस होता है जिसमें एक इंसान की कैफियत इस नौइयत की हो जाती है कि वो ये चाहता है कि जिस चीज़ से उसको जेलसी हो रही है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। हमारी मालूमात के मुताबिक इस पूरे केस का मरकज़ी किरदार साजिदा परवीन थी, जिसके गिर्द तमाम किरदार घूमते नजर आए हैं। और पुलिस ने इस 1 सेकंड की कॉल को बुनियाद बनाकर इस पूरे केस को सॉल्व किया है। पहले दानिश के लिए मकाम फिक्र है कि गुलजहां के कत्ल का असल मुजरिम कौन है। खुद गुल जिसने जफा का नाम वफा रख दिया, या उसका शौहर जरीन गुल जो आसाइशों की खातिर समंदर पार तो उतर गया, लेकिन ये ना समझ सका कि गुलों को गुलिस्तान में बागबां की जरूरत होती है। साजिदा परवीन के माँ बाप जिन्होंने परवीन के जज्बात और ख्वाहिशात को बालाए ताक रखते हुए 25 साल की उम्र में 60 साला बुजुर्ग से ब्याह दिया, या फिर साजिदा परवीन जिसकी हिर्स और हवस ने मिलकर पूरे खेल का नक्शा बनाया और फिर अपनी मर्जी के रंग भरने चाहे। हम सिर्फ ये कह सकते हैं, सितम ज़रीफ अदाओं से वार करते हैं, वफा के नाम पे ये कारोबार करते हैं।